जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर, पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आज हम विस्तृत अध्ययन पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण को हम आज बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से, छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से, छोटे छोटे तथ्यों के माध्यम से आज हम पर्यावरण को जानेंगे। ठीक है, अगर आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटीईटी की कर रहे हैं या फिर रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसके पहले बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और पूरा का पूरा एनसीईआरटी के आधार पर होगा। तो जरूर इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा अंत तक देखना। सबसे पहले हम आपको विस्तृत पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा इसी वीडियो में। जस्ट बाद में आपसे इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपका आकलन भी होता चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तब दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण की परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के क्षेत्र, पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पर्यावरण संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 वाला। तो ये सारे के सारे तथ्य यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। पर्यावरण अर्थ एवं परिभाषा, सबसे पहले ये चीज अपन देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है। पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण से मिलकर बना। सभी लोगों को पता है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तब आपका उत्तर होगा परि धन आवरण। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ लिया जाता है, एक आपसे पूछा जाता है कि परि का अर्थ क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना, परि और आवरण। तो परि का अर्थ क्या है, तब आपका उत्तर होता है क्या, चारों ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको पूछा जाता है कि आवरण का अर्थ क्या है, तब आपका उत्तर होगा घेरा। क्या होता है, घेरा। ये छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, इस प्रकार पर्यावरण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, चारों तरफ से। यहां पर हमें समझ में आ गया कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण से, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो इस प्रकार से पर्यावरण का जो अर्थ होता है वो होता है चारों तरफ। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात पर्यावरण, पर्यावरण का जो अर्थ होगा वो मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई। हम बोल देते हैं कि हमारे चारों ओर, आसपास के हमारे चारों ओर के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, वही चीज यहां पर कही गई है। ठीक है, तो पर्यावरण का अंग्रेजी जो शब्द है वो क्या है, एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट से हुई है। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रख लेनी है। पूछा जाता है कि पर्यावरण जो शब्द है एक जो है अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट का रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनमेंट से हुई है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तब आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एनवायरनमेंट का अर्थ क्या होता है, तब आपका उत्तर होगा पड़ोस होता है। ठीक है, इसलिए हम पर्यावरण के लिए जो है आस पड़ोस शब्द का जो है प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, ये पर्यावरण कहलाते हैं। अब दोस्तों यहां से आपको बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। सबसे पहले यहां पर हमने देखा कि पर्यावरण दो शब्दों से, परि और आवरण से मिलता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है क्या, घेरा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। और पर्यावरण का इस प्रकार से जो अर्थ हो जाता है, चारों ओर से घेरना। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण अंग्रेजी शब्द कौन से अंग्रेजी शब्द से बना है, अंग्रेजी के किस शब्द का रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण, तब आपका उत्तर होगा एनवायरमेंट। अब बात आती है कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तब आपका उत्तर होगा फ्रेंच भाषा के एनवायरनमेंट से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। ठीक है, तो ये चीज भी आपको
याद रख लेना। एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि एनवाय रोनेर का अर्थ क्या होता है, तब आपका उत्तर होगा पड़ोस होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों देखेंगे हम पर्यावरण के घटक। ठीक है, पर्यावरण की बिल्कुल शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आपको पूरे वीडियो देखने, आप पर्यावरण में कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पर्यावरण के प्रमुख रूप से दो घटक हैं, एक तो प्राकृतिक है और दूसरा मानव निर्मित। अब आपसे कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तब आपका उत्तर होगा एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, यानी कि दो घटक होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम पर्यावरण के दो घटक देखेंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक। प्राकृतिक घटकों को दो घटकों में बांटा गया, एक तो जीवीय या फिर जैविक, है ना, या अजीवीय या फिर अजैविक या भौतिक। इसी को भौतिक कहा जाता है, अजैविक भी कहा जाता है, अजीवी भी कहा जाता है। इन तीन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसी को जीवीय और इसी को जैविक कहा जाता है। सजीव प्राणियों का संसार जैसे जंतु एवं पादप, ये आते हैं कै में, जैविक घटकों में आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अजैविक घटकों की। तो निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप, ये क्या होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। अब यहां से ये क्वेश्चन आप बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा जैविक घटक है, तब आपको ये जैविक घटक पता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है, तब आपको अजैविक घटक पता होना चाहिए, स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनेगा निम्न में से बताइए कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको यहां से क्वेश्चन आपका पूरा 1 नंबर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें। प्रोत्साहन के लिए आप अपने शब्दों की जो है वाणी के माध्यम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मानव निर्मित। तो मानव निर्मित की बात करें दोस्तों, तो इनके उदाहरण हैं इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क और संस्कृति। ये जो है पर्यावरण के मानव निर्मित घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये मानव निर्मित घटक होते हैं। तो यहां से आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछे जाएं कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो आपका उत्तर होगा 2, प्राकृतिक और मानवीकृत। ठीक है, अब प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं, तो एक जैविक घटक है और एक अजैविक घटक। ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। तो जैविक कौन कौन से हैं और अजैविक कौन कौन से हैं, ये चीज भी यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, तो और देखते हैं दोस्तों, यहां पर हम जानेंगे पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं, एक तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब देखना यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तब आपका उत्तर होगा कितने, 4 क्षेत्रों में। ठीक है, 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा पर्यावरण का क्षेत्र नहीं है। अगर यहां पर एक दो दिया होगा सौर मंडल दे दिया होगा, तो ये सौर मंडल पर्यावरण का क्षेत्र नहीं माना जाता। आपको याद रख लेना है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये जो क्षेत्र हैं वो क्या माने जाते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र माने जाते हैं, ना कि सौर मंडल। ठीक है, तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है स्थल मंडल की। तो पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपटी को स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 1/3 29% भाग जो है क्या है, स्थल मंडल है। यह मंडल सेलों एवं खनिजों से निर्मित है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। कैसे होंगे, सबसे पहली बात तो यही पूछा जाएगा कि पृथ्वी के कितने भाग पर स्थल है, स्थल मंडल फैला हुआ है, तब आपका उत्तर होगा 29% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, एक चीज हो गई। अब निम्न में से बताइए कौन सा स्थल मंडल का भाग है, तो आपको यहां पर समुद्र दिया जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी दिए जाएंगे। आपको बताना होगा कि कौन सा स्थल मंडल का भाग नहीं है या कौन सा स्थल मंडल का भाग है। तब आपको पता होनी चाहिए कि ये पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान, घाटी हैं, ये सारे के सारे स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस है और एक एक चीज बिल्कुल सरलता से आपको समझ में यहां पर आएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब यहां पर हम देखेंगे स्थल मंडल का महत्व क्या है। जो स्थल मंडल हमने पढ़ा है, यह मंडल जो है खनिजों, इसमें जो है प्रमुख स्रोत है खनिजों का। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो ये स्थल मंडल का महत्व हो गया। जल मंडल का महत्व देख लो, जल मंडल देख लेते हैं। अब अभी हमने स्थल मंडल पढ़ लिया, अब जल मंडल पढ़ लेते हैं। जल मंडल के बारे में देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जल मंडल कहा जाता है। ये तो सभी को पता है, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है
71% भाग जल से ढका हुआ है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। महासागर, झीलें, नदियां एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तब यहां से आपके 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सा जो है पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तब आपका उत्तर होगा क्या, जल, ठीक है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के कितने भाग पर जो है जलमंडल है। तब आपका उत्तर होगा 71%, ठीक है। अब 71% दिया होगा तो 71%, अगर 71% नहीं दिया है तब आपका उत्तर होगा 2/3, है ना। 2/3, 1/3 इस प्रकार से दिए होंगे तो जलमंडल 2/3 भाग पर है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं जलमंडल। अब दोस्तों हम देखेंगे वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड आदि मिश्रण है इसमें वायुमंडल में। इस मंडल में धूल के कण एवं जलवाष्प भी पाए जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि धूल के कण कहां पाए जाते हैं, तब आपका उत्तर होगा वायुमंडल में। जलवाष्प कहां पाई जाती है, तब आपका उत्तर होगा वायुमंडल में, ठीक है। वायुमंडल का महत्व देख लें, यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन, वायुमंडल, है ना, जिसमें ओजोन परत भी है और ओजोन परत जो है हमारी सुरक्षा करता है, इसी वायुमंडल में है ना, जिसे समताप मंडल कहा जाता है और इसी समताप मंडल में ओजोन परत है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है ना, और यह रेडियो संचार में भी मदद करता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल का महत्व भी हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों जैवमंडल की। तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जो है इस जीवन को संभव बनाते हैं, है ना, तो जैवमंडल कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तब आपको यहां पर क्लियर हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जो है जीवन को संभव बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा, जैवमंडल। तो ये क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर होगा, ठीक है। जैवमंडल का महत्व देखते हैं। यह जीवन के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है जैवमंडल, है ना। अब हम देखेंगे दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। चलिए तो अब हम पारिस्थितिक तंत्र या फिर पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। इससे पहले हमने पर्यावरण के घटकों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पारिस्थितिक और पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम 1935 में, कब, 1935 में जो है एजी टेंसले पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे साथियों आपको। सबसे पहले तो ये आता है कि पारिस्थितिक तंत्र विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, तब आपका उत्तर होगा टांसले साहब ने किया है, ठीक है। अब कब किया है, तो 1935 में किया है, ठीक है, सर्वप्रथम। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं जो आपको नहीं भूलना है, क्वेश्चन आते हैं कई बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं, ठीक है। और पारिस्थितिक का अंग्रेजी शब्द है क्या, इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, तब आपका उत्तर होगा टांसले साहब ने, ठीक है। और बात करें कि इकोलॉजी, इकोलॉजी जिसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने किया। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। कौन सी होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। और पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ये छोटे छोटे जो फैक्ट हैं वो पारिस्थितिकी के बारे में आपको पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र आपने देखा कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, ठीक है। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है ना। आपसे पूछा जाएगी निम्न में से बताइए कौन सा
प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। निम्न में से बताइए कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तब आपको याद रख लेना है। आपने देखे होंगे, क्या देखे होंगे, किसी भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कारखाने कहीं दुकान में जाते हैं तो इस प्रकार से बॉक्स होगा और उसमें ऐसी रंग बिरंगी मछलियां होंगी, तो ये क्या माना जाएगा, ये पारिस्थितिक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ये प्राकृतिक नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से कृत्रिम भी होता है, पारिस्थितिक तंत्र भी होता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, है ना, और वनीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है। तब आपका उत्तर क्या होता है, समुद्र, है ना, ये सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो समुद्र आपका बिल्कुल सही होगा। उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। तभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक, है ना, कौन सा निम्न में से बताइए कौन सा पारिस्थितिक पारितंत्र जो है या पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक उत्पादक माना जाता है। तब आपका उत्तर क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र जो होता है वो सर्वाधिक उत्पादक माना जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। हमने पर्यावरण के घटक पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, पर्यावरण के हमने प्राकृतिक घटक पढ़ा था एक, और एक मानव निर्मित पढ़ा था। अब यहां पर पारिस्थितिक तंत्र के घटक पढ़ें तो जैविक और अजैविक। ठीक है, यहां पर देखो ये पारिस्थितिक तंत्र है और ये इसका जैविक घटक है और ये इसका अजैविक घटक है। ठीक है, इस जैविक घटक में सबसे पहले उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता ये पाए जाते हैं। अब इस उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से उपभोक्ता होते हैं। लेकिन यहां पर ये जैविक घटकों की एक श्रृंखला होती है जिसे जो है खाद्य जाल भी कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जैविक में इस घटक के अंग हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगर आपसे पूछा जाए कि जैविक पारिस्थितिक तंत्र के कितने अंग हैं तो आपको बताना है 3। एक तो उत्पादक वर्ग होता है, एक उपभोक्ता वर्ग और एक अपघटन वर्ग। इस प्रकार से 3 होते हैं। ठीक है, उत्पादक में पादप जगत अर्थात पौधे को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, यहां से आपको याद रखनी है। ठीक है, काय के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उपभोक्ता जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं, तो जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते वो उपभोक्ता, जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं वो उत्पादक। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें अगर, तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, निम्न में से बताइए कौन सा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। तब आपको शाकाहारी पता होनी चाहिए, जो भी शाकाहारी जीव हैं। ठीक है, एवं पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, कौन, प्राथमिक उपभोक्ता। अब यहां से आपको देखना टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये क्या खाते, पत्तियां खाते हैं, पौधों की पत्तियां खाते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। तो टिड्डा आपसे पूछा जाए अगर कि निम्न में से बताइए कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, तब आपका उत्तर होगा टिड्डा, बकरी, हिरण या फिर गाय। ठीक है, ऐसे। अब द्वितीय उपभोक्ता की बात कर लो तो ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक, है ना, मेंढक द्वितीय उपभोक्ता में आएगा। क्या आएगा, द्वितीय। तो याद रख लेना है आपको, बिल्ली भी द्वितीय में आएगी, लोमड़ी भी क्या आएगी, ये भी द्वितीय में आएगी, ये द्वितीय उपभोक्ता हैं। ठीक है, कैसे हैं, द्वितीय उपभोक्ता, मेंढक, बिल्ली, लोमड़ी ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। अब यहां पर देखो तृतीय उपभोक्ता, देखो ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। शेर हिरण भी खाता है और लोमड़ी को भी खाता है। मोर सांप को खाता है ना, बाज सांप को खाता है। तो इस प्रकार से ये तृतीयक उपभोक्ता आ जाते हैं। ठीक है, ये तृतीयक उपभोक्ता के बारे में आएंगे। अब बात कर लें दोस्तों सर्वाहारी की, ये उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, है ना, उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। जैसे बात करें कि मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर
ये सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, ये क्या हैं, सर्वाहारी हैं। अपघटनकर्ता, ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। ये क्या माने जाते हैं, अपघटनकर्ता का माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है। ठीक है, किसे, अपघटनकर्ताओं को, है ना। और ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं और वो खाद का काम करती है। तो जीवक और कवक, जीवाणु और कवक इसका सही उत्तर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अजैविक घटक की। तो इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। यहां से आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि अजैविक घटक कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा प्रकाश भी है, वायु भी है, जल है, मृदा है, कार्बनिक, मतलब जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो क्या है, अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य कड़ी, इसके बारे में जानेंगे। तो खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी होगी, जिसे खाद्य कड़ी भी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि खाद्य ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो वो होता है एक दिशीय। कैसा होता है, एक दिशीय। ठीक है, जैसे पौधे को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खाता है। तो इस प्रकार से ये उत्पादक हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और ये तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, है ना, और टिड्डे उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है ना, और टिड्डा मेंढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है एवं सांप मेंढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। खाद्य श्रृंखला ज्यादा से ज्यादा 5 स्तर की हो सकती है। कितने स्तर की, 5 स्तर की हो सकती है खाद्य श्रृंखला, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा को, संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है। उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, सूर्य है। अभी यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दोस्तों कि यहां से बनेगा कि द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तो मेंढक, प्रथम उपभोक्ता कौन है, टिड्डा, तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो सांप। ये यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि पोषण का स्तर या ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो कितने % होता है, 90%। और बेस्ट कितना होता है, हानि कितनी होती है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है 10%, बेस्ट होती है 90%, हानि होती है 10, है ना, 90%। और ये 10% ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, ये जो नियम दिया वो किसने दिया, लिंडमैन साहब ने दिया है। नोट कर लेना, कई बार पूछा गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है, तो सूर्य माना जाता है, या प्राथमिक स्रोत भी सूर्य माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पर सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक क्या करते हैं, प्रथम उपभोक्ता इसका उपभोग करते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता यहां पर क्या करते हैं, इसका उपभोग करते हैं। तृतीय उपभोक्ता तो यहां पर ये उपभोग करते हैं। तो यहां पर ऊर्जा की इकाई भी दी है कि यहां पर आपकी ऊर्जा की इकाई कितनी है, 10,000 है। ठीक है, अब इसका आपको 10% इस प्रकार से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरित हो रही है। तो लास्ट में जाकर के यहां जो है 0.1, तो यहां पर जो है ये इन्होंने बताया कि 5 स्तर तक ये जो है स्थानांतरित हो सकती है ना, 5 स्तर की हो सकती है खाद्य श्रृंखला ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि खाद्य श्रृंखला कितने स्तर तक हो सकती है, तब आपका उत्तर होगा 5 स्तर तक। ये चीज याद रखनी है। किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। इस प्रकार से देखो, ऊर्जा का पिरामिड अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो कैसा होता है, सीधा होता है। यहां पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये ऊर्जा का पिरामिड है।
तो ये चीज याद रखनी है कि किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों से अधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण इस पिरामिड जो हमेशा होता है वो सीधा रहता है। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा काय में है, उत्पादक में, फिर उससे कम 10% यहाँ ट्रांसफर ऊर्जा हुई, फिर 10% यहाँ हुई, 10%, तो सबसे कम जो हो जाती है वो तृतीय उपभोक्ता में हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। ये चीज आपको समझनी है और उत्तर क्लियर आपके यहाँ से बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे। तब यहाँ पर दोस्तों खाद्य श्रृंखला के स्तर देखेंगे अपन। स्तर जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम दो स्तरीय जानेंगे। आपको पता होगा कि दो स्तरीय कैसे होते हैं, पौधे को सीधा हाथी खाता है, अब इसके बाद इसको कोई नहीं खाता, तो ये क्या हो जाएगी, दो स्तरीय होती है। ठीक है, क्या होती है, दो स्तरीय, है ना। त्रिस्तरीय देखो, त्रिस्तरीय तो पौधे को कौन खाता है, हिरण खाता है। हिरण को कौन खाता है, बाघ खाता है या फिर बकरी, ये बाघ खाता है या फिर शेर खाता है। इस प्रकार से यहां पर एक और बनता है कि पौधे को बकरी खाती है, बकरी को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। ये क्या हो जाएगी, त्रिस्तरीय हो जाएगी। ठीक है, यहां से आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तब यहां पर आपका उत्तर होगा बाघ। अगर ये ऑप्शन में दिए जाएंगे पौधे, हिरण, बाघ, है ना, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बाघ। ये द्वितीय स्तर पर आ जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता का काम करेगा। यहाँ पर चार स्तरीय में देखो, चार स्तरीय में पौधे खरगोश खाते हैं, खरगोश को लोमड़ी खा जाती है। ठीक है, लोमड़ी को बाघ खा जाता है। इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, चार स्तरीय होगा। और पांच स्तरीय देख लो, यहाँ पर पौधे को कीट खाता है या फिर टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। यहां पर देखो पौधे उत्पादक हैं, प्रथम जो उपभोक्ता है वो कौन है, टिड्डा, द्वितीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा, मेंढक, तृतीय उपभोक्ता सांप, और चतुर्थ जो उपभोक्ता होगा वो मोर होगा यहां पर, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा तृतीय उपभोक्ता है, तब आपको अगर पौधे, हिरण, बाघ और सांप दिया जाए तब आपका उत्तर होगा तृतीय उपभोक्ता में कौन होगा, बाघ, है ना। प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता में क्या होगा, बाघ होगा द्वितीय उपभोक्ता में। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये स्तर जानना आपको बहुत जरूरी है। ये स्तर जो होते हैं, हमने पहले भी बताया है कि जो खाद्य श्रृंखला के स्तर होते ज्यादा से ज्यादा 5 स्तर हो सकते हैं। तो ये पांचों स्तर आपने यहां पर समझ लिए। ठीक है, ये स्तर आपको समझना है और उत्तर सभी लोगों को बताना है। अब दोस्तों यहां पर हमें बात करनी है खाद्य जाल की। खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, तब आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। क्या कहलाता है, खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, आपको दिए जाएंगे एक दिशीय, बहुदिशीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुदिशीय होता है। पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। खाद्य जाल होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये है दोस्तों आपका खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य जाल याद रख लेना है कि टिड्डा है, तो सबसे पहले ये जो पौधा है, पौधे को यहां पर क्या खा रहा है, खरगोश खा रहा है, यहां पर टिड्डा खा रहा है। ठीक है, और यहां पर बकरी खा रही है, ये पौधा है। तो यहां पर बकरी को कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है, पौधे को भी मनुष्य खा रहा है। ठीक है, पौधे को टिड्डा भी खा रहा है, तो टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, और सांप को बाज खा रहा है। यहाँ पर लोमड़ी शेर खा रहा है। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो खरगोश है, खरगोश को सांप भी और मोर भी खा रहा है। तो इस प्रकार से ये खाद्य जाल है जो कि यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का जो है स्थानांतरण का जो मार्ग होता है वो बहुदिशीय होता है। यहाँ पर आप बहुदिशीय देख रहे होंगे मार्ग कि पौधे को टिड्डा भी खा रहा है, बकरी भी खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, खरगोश को सांप भी खा रहा है, लोमड़ी भी खा रहा है, तो ये बहुदिशीय होता है। ठीक है, और पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी को संतुलन बनाए रखने में बहुत सहायक है। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण की। मनुष्य और पर्यावरण का अटूट संबंध है।
यह अटूट साथ है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा किसके ऊपर है? मनुष्य के ऊपर है। परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? मनुष्य ही पहुंचाता है। जैसे बात करें मनुष्य की जो है आवश्यकता में वृद्धि होने लगी, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान जो है पहुंचने लगा। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए उनके प्रमुख हैं। देख लेते हैं उनमें कौन से प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में। सबसे पहले मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये अगर आपसे पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है सबसे पहले। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में शहर में 5 जून 1972 को आयोजित हुआ था। कब हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को आयोजित हुआ था और पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास कौन सा था, तब आपका उत्तर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया। कौन सी? एक ही पृथ्वी का। यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से सम्मेलन में एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया, तब आपका यहां पर फिर आंसर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल जो है एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि UNEP का जन्म कैसे हुआ? इसी 5 जून 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से UNEP का जन्म हुआ। ठीक है, याद रख लेना है। इस सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो 119 देशों ने। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अब यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके कि जो है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तब आपका उत्तर होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये विश्व पर्यावरण दिवस से मनाए जाने की घोषणा किस सम्मेलन में हुई, तब आपका जो उत्तर हो जाता है वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 हो जाता है। ठीक है ना। एक ही पृथ्वी की जो सिद्धांत अपनाया गया वो किस सम्मेलन में अपनाया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन में अपनाया गया। 119 देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन 1992 की। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले का जो सम्मेलन था पर्यावरण का सबसे प्रथम जो प्रयास था वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 पढ़ लिया। बात कर लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 की। यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डो जो है जेनेरियो में 3 जून 1992 को हुआ था। यहां पर हमने देखा कि ये स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, इसलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, और ये ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित जो है किया गया था। इस सम्मेलन में 182 देशों ने हिस्सा लिया था, जबकि स्टॉकहोम सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसे एजेंडा 21, आपने नाम सुना होगा, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, अगर आप कभी आपसे पूछा जाए कि एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया जिसका नाम था एजेंडा 21 और एक कब जारी किया गया, तब आपका उत्तर होगा 1992। 3 जून 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो में ये जो सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992, उसमें एजेंडा 21 को जो है इस दस्तावेज को जारी किया गया था। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपसे यहां से बन जाते हैं। अगला देखेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना वो कब बना? 1986 में बना। ठीक है, ये यहां पर याद रख लेना। यह अधिनियम 1972 में हुए पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। कौन सा सम्मेलन? ये जो है अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए ये किया गया था।
ठीक है, यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। 19 नवंबर 1986 को। कभी कभी डेट भी पूछी जाती है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 19 नवंबर 1986 ये याद रखना है। इस अधिनियम का प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था, संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। तो यहां से इतने क्वेश्चन आपके क्लियर होते। बात कर लेते दोस्तों पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। सबसे पहले आता है चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से जो है हुई थी। ठीक है, ये याद रखनी है। इस आंदोलन में महिलाएं जो है पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी। लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो ये अमृता देवी जो बिश्नोई हैं, ये खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी के जो है वृक्षों से संबंधित हैं। तो याद रख लेना, ये राजस्थान से संबंधित है। अपिको आंदोलन 1993, ठीक है, ये याद रखने हैं। ये आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे। अपिको आंदोलन के नेता कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे। चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। कहां पर हुई थी, कर्नाटक में अपिको आंदोलन की, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा आंदोलन 1989। इस पे आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे और मेधा पाटकर थी। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई। और पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार देखो तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई 1987 में। आपको याद रख लेना है ना। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1987। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है ना। और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, है ना। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 में हुई। यह उन औद्योगिक संस्थानों एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजना को लागू करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और भी कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे यहाँ पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपने विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर और जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह देख लो। तो वन महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, ये वन महोत्सव है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। और विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है, WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म है। ये पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली गैर सहकारी संस्था भी है, गैर सरकारी संस्था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों। अब हम अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जितना भी आपने पढ़ा है उसके उत्तर आपको फटाफट से देना है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं अपने अभ्यास प्रश्न को करने के लिए। बहुत ही मजा आएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप प्रश्न भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, आपको बताना है एनवायरोनिर शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक से, अंग्रेजी से, रोमन से या फिर फ्रेंच से। तो जल्दी से अपना कमेंट आपको उत्तर में लिखना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं तो कौन से हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं तो कौन से हैं। तब आपने पढ़ा है पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं, यानी कि आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक, भौतिक घटक,
मानव निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़े हैं और उत्तर जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा भौतिक घटक। भौतिक घटक यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? पर्यावरण, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या फिर जैव मंडल? तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 का स्थल मंडल। स्थल मंडल आपने देखा होगा, इसका हमने पढ़ा था कि ये 29% जो भाग है वो क्या है? स्थल मंडल है। बाकी 71 वो कितना है? ये जलमंडल है। ठीक है, तो पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो स्थल मंडल की। पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? 2/3 भाग बताना है आपको। स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है या फिर जैव मंडल है? तब आपका आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने बताया भी था, और 2/3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जलमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर जैव मंडल में? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? धूल के कण एवं जलवाष्प। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों वायुमंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तब आपको बताना है, ये आपको कूट दिए हैं, आपका कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। 4 विकल्पों में से प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर बताना है। यहां पर ये विकल्प है आपके सामने। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, पर्यावरण के लिए आसपास स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित बताना है। हमने पढ़ा है पारिस्थितिकी शब्द, सर्वाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, पारिस्थितिक तंत्र। तो जल्दी से बताएं। उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न क्रमांक है अपना 8, और 8 का आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर कौन सा नहीं है? ए वाला। प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधे नहीं माने जाते, है ना, तो ये तो उत्पादक हैं। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने पढ़ा है कि पारिस्थितिक तंत्र को प्रतिपादित करने वाले टांसले हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो दिया वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, इकोलॉजी। ठीक है, सर्वाहारी तो मोर माना ही जाता है। ठीक है, और ये पेड़ पौधे जो है ये उत्पादक माने जाते हैं। ये चीज सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है तो कौन है? बकरी, सांप, मेंढक या फिर बाज? तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, और आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता। तब आपको उत्तर बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि टिड्डा जो होता है, टिड्डा, टिड्डा क्या करता है? घास खाता है। अब टिड्डा को कौन खाता है? टिड्डा को आपने देखा होगा कि घास खाता है, तो ये प्रथम उपभोक्ता हो गया। अब टिड्डा को मेंढक ने खाया तो मेंढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और मेंढक को सांप ने खाया तो सांप तृतीय उपभोक्ता होगा। तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन माना जाएगा? माना जाएगा सांप। ठीक है, और फिर सांप को खाती है बाज। तो बेजीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक जो है तत्वों में अपघटित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? बेजीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देती है, क्या कहलाती हैं? तो अपघटित कर देती है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 10 का
सभी लोगों ने जो आंसर बताया वो क्या होगा, अपघटक। अपघटक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 का ए, अपघटक। अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? पौधों को खरगोश, खरगोश को सांप और सांप को मोर खाती है, तो आपको बताना है सबसे कम जो है ऊर्जा किसको मिलेगी। तब प्रश्न क्रमांक जो 11 का आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा, मोर को मिलेगा। सबसे कम जो ऊर्जा मिलेगी वो किससे मिलेगी, मोर को, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा। यहां से 10% होगी, ठीक है, 10% करके इस प्रकार से आपको सी नंबर सबसे कम मिलेगी तो मोर को मिलेगी। ठीक है, निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल एक दिशीय होता है ना। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल बहुदिशीय होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। आपसे बन रहा होगा, कमेंट में जरूर बताएं आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले हमने विस्तृत अध्ययन किया, फिर इसके बारे में क्वेश्चन जो है अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, आपसे जरूर बन रहा होगा। तो कमेंट में जरूर बताएंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहला आपको बताना है, आपने पढ़ा है कब हुआ था, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला सम्मेलन माना जाता है। किस सम्मेलन में घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 जून को, यहां पर जून बताना, जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? तो कौन से सम्मेलन में घोषणा की गई थी? तब आपका बिल्कुल जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा साथियों ए, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनईपी की जो है शुरुआत किस सम्मेलन से मानी जाती है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया? एजेंडा 21 आपको बताना किस वर्ष में जारी किया गया, 1972, 1982, 2002 या 1992। एजेंडा 21 आपको पता होगा दोस्तों कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये कब हुआ था, ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है, और ये 1992 में एजेंडा 21 ये जो है जारी किया गया था। तो 15 विकल्प, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा सी, है ना। सभी लोगों को याद आ रहा होगा, उत्तर भी बता रहे हैं, मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। अगला बताना है आपको, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? चिपको आंदोलन, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, बी यानी कि 1973। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक है, अगला देखो, पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? अपिक्को आंदोलन बताना है आपको। तब आपका यहां पर आपको राइट आंसर बताना है कि अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर आपको पता भी है कि ये कर्नाटक में चलाया गया। ठीक है, तो याद आपको होनी चाहिए कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड, अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, गंगा स्वच्छ आंदोलन। तो बाबा आमटे और मेधा पाटकर ये जो संबंधित हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में आपको दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को दिया जाता है, या पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपको बताना है किसको दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आपका प्रश्न क्रमांक 19 है, और 19 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक
तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, पर्यावरण क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाता है, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार होता है वो व्यक्ति विशेष के दिया जाता है इंदिरा गांधी, और राजीव गांधी ये दिया जाता है औद्योगिक संस्थाओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सुमेलित करना है यहाँ पर हमें। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो सभी लोग सुमेलित करेंगे। प्रश्न क्रमांक है अपना 20 और यहाँ पर आपके उत्तर यहाँ पर दिए हैं, 20 का उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। बी यानी कि जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को कुछ विस्तृत रूप से पढ़ा और उसके बारे में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करो, सब अभ्यास किया। उस जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पर्यावरण के अधिकांश वीडियो लगभग 110 वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो आप जरूर देखेंगे। और एनसीईआरटी पर आधारित ये विस्तृत अध्ययन का वीडियो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। इससे संबंधित और भी टेस्ट होंगे एनसीईआरटी पर, ये टेस्ट सीरीज आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि एक पर्यावरण की 110 वीडियो, 110 से ऊपर वीडियो के वीडियो आपको मिलेंगे, है ना। मॉडल पेपर के पर्यावरण की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, एनसीईआरटी टेस्ट की अलग मिलेगी, विस्तृत अध्ययन अलग मिलेगा। तो आपको चैनल पर जाके देखना है, चैनल है सेल्फ स्टडी क्लासेस, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल पर क्लिक करेंगे तो चैनल पूरा खुलेगा, ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट देखेगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, उसमें आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और बाल विकास और हिंदी जैसे बहुत सारी ऐसी वीडियो एनसीईआरटी पर आधारित हैं, वो जरूर देखें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, सभी लोगों को शेयर और लाइक बस करना है। जय हिंद।